नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। ये कहानी है भारत पर सेंट्रल एशिया के गहरे और अक्सर अनदेखे असर की। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने राजाओं और आज की शादियों में पहनी जाने वाली शेरवानी के बीच कोई सीधा कनेक्शन हो सकता है? सुनकर शायद यकीन न हो, पर इसका जवाब आपको इसी चर्चा में मिलेगा। देखिए, ये सिर्फ लड़ाइयों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। ये कहानी है घुलने मिलने की, एक ऐसे कल्चरल मिक्स की जहां बाहर से आए लोग कुछ इस तरह भारत में रचे बसे कि वो पूरी तरह से भारतीय ही बन गए। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर की, यानी शक्ति की। देखते हैं कि कैसे इस कॉन्टैक्ट ने भारत में राजशाही के पूरे आइडिया को ही बदल के रख दिया। कुषाण अपने साथ एक बिल्कुल नया आइडिया लेकर आए। वो कहते थे कि राजा कोई आम इंसान नहीं बल्कि भगवान का बेटा है। वो खुद को देवपुत्र कहते थे, और ये टाइटल उन्होंने चीन के शासकों से लिया था, जो खुद को स्वर्ग के पुत्र मानते थे। इस एक आइडिया ने राजा की पोजीशन को, आप सोचिए, कितना पावरफुल बना दिया होगा। और हाँ, सरकार चलाने का उनका तरीका भी अलग था। इसे कहते थे छत्रप सिस्टम, मतलब एक बड़ा राजा और उसके नीचे कई छोटे छोटे शासक, और इसमें दो लोगों का एक साथ राज करने जैसी कुछ प्रथाएं भी थीं, जो बाद में इंडियन पॉलिटी का परमानेंट हिस्सा बन गईं। चलिए अब राजनीति से हटकर समाज की बात करते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे जो लोग विजेता बनकर आए थे वो धीरे धीरे भारतीय समाज में ही खो गए। अरे, सिर्फ राजनीति ही नहीं, पहनावा तक बदल गया। शक और कुषाण अपने साथ पगड़ी, पतलून और लंबे कोट जैसी चीजें लाए, और ये कपड़े इतने पॉपुलर हुए कि धीरे धीरे यहीं के होकर रह गए। और याद है, शुरू में पूछा था शेरवानी के बारे में, तो जवाब ये रहा। आज हम जो शेरवानी पहनते हैं वो सीधे सीधे उसी लंबे कोट से निकली है ना कमाल की बात। अब देखिए, ये लोग आए तो थे हमलावर बनकर, लड़ाके थे, तो इंडियन सोसाइटी ने उन्हें वॉरियर क्लास यानी क्षत्रियों का दर्जा दे दिया, और बस इसी तरह वो धीरे धीरे पूरी तरह से भारतीय बन गए। उनकी अलग पहचान ही खत्म हो गई। अच्छा, अब आते हैं धर्म और आध्यात्म पर। और ये मत सोचिए कि असर सिर्फ एक तरफ से था। नहीं, ये तो एक टू वे स्ट्रीट थी जहां विश्वास और मान्यताओं का जबरदस्त लेन देन हुआ। मिसालें देखिए, एक से बढ़कर एक हैं। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस वो वैष्णव बन गए। महान यूनानी राजा मिनांडर, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और कुषाण राजाओं के सिक्के, उन पर तो आपको शिव और बुद्ध दोनों की तस्वीरें मिलेंगी। कमाल है ना? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने सिर्फ धर्मों को अपनाया नहीं, बल्कि अपने हिसाब से बदला भी। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म जैसा वो था, वो कुछ ज्यादा ही, कह सकते हैं, किताबी और समझने में मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें बदलाव किए, इसे एक ऐसा रूप दिया जिसे आम लोग आसानी से समझ सकें, जिससे वो जुड़ सकें। और इसका नतीजा ये हुआ कि बौद्ध धर्म और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया। और आखिर में बात करते हैं पैसे और कल्चर की, यानी इकोनॉमी और आर्ट्स की। इस मेलजोल का नतीजा ये हुआ कि कला, विज्ञान और व्यापार, हर चीज में एक जबरदस्त उछाल आया। ये एक ऐसा दौर था जब हर तरफ तरक्की हो रही थी, नए आइडियाज आ रहे थे, व्यापार के नए रास्ते खुल रहे थे, और इसका असर इकोनॉमी से लेकर आर्ट और टेक्नोलॉजी तक हर जगह दिख रहा था। इस जबरदस्त तरक्की के पीछे तीन बड़ी वजहें थीं। पहली, ट्रेड। सेंट्रल एशिया और रोम के साथ व्यापार से भारत में इतना सोना आया कि पूछिए मत। दूसरी, लिटरेचर। बाहर से आए राजा महाराजाओं ने संस्कृत को खूब बढ़ावा दिया। और तीसरी, आर्ट। कला की एक बिल्कुल नई स्टाइल, गांधार आर्ट, इसी दौर में पैदा हुई। खास तौर पर ग्रीक लोगों के साथ जो कांटेक्ट हुआ, वो तो गेम चेंजर साबित हुआ। उनके असर से इंडियन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत तरक्की हुई, और आर्ट में तो कमाल ही हो गया। इंडियन और ग्रीक स्टाइल मिलकर बनी शानदार गांधार कला। तो इस दौर की देन क्या क्या है जो आज भी हमारे साथ है? गांधार में आर्ट का एक बिल्कुल नया स्टाइल, एस्ट्रोनॉमी में हुई तरक्की, और हाँ, यहां तक कि लेदर के जूते बनाने का जो चलन है वो भी इसी दौर से शुरू हुआ माना जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये हमें दिखाता है कि भारतीय सभ्यता एक बंद कमरे की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत चादर की तरह है, जिसके धागे सेंट्रल एशिया से भी आए हैं, और उन्होंने इसे और भी रंगीन और मजबूत बनाया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कपड़े
सरकार और धर्म जैसी बुनियादी चीजें भी बाहर से आकर हमारी पहचान का हिस्सा बन सकती हैं, तो फिर आज हमारी संस्कृति में ऐसी कितनी ही बाहरी चीजें होंगी जिन्हें हम पूरी तरह अपना मानते हैं, पर शायद उनकी जड़ें कहीं और हों। सोचने वाली बात है ना?